अब जरा कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, वो पॉइंट्स हमें क्या करना है, वे पॉइंट्स हमारे एज इट इज हमें याद रखने हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हमारी पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, यानी कि इनको करने के बाद हमारा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आओ देखते हैं इसको भी जरा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है। इनको क्या करोगे, अगर आप इनको याद रखोगे तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, या फिर ये कह सकते हो जितना भी क्वेश्चन में एग्जामिनर घुमा देता है, अधिकतर जो एक्सेप्शनल होती हैं वो सारे के सारे इन पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, इसको आप एज इट इज भी याद रख सकते हैं, क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और वे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है और जो आपका जिंक होता है, दोनों है तो मेटल ही, और जब ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जितने भी मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जब भी कोई मेटल, ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो, आपका मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक नेचर में। कैसे होते हैं, आपके बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन दो मेटल्स आपके ऐसे हैं यहां पर, एक तो है आपका एल्यूमिनियम और एक है आपका जिंक। जब ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो ये ऑक्साइड बनाने वाले हैं वो ऑक्साइड आपके होंगे एम्फोटेरिक। कैसे होंगे आपके, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अब ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक की तरह भी काम करते हैं और जो बेसिक की तरह भी काम करते हैं। अगर इनके पास हम बेस दे दें तो ये एसिड की तरह काम करेंगे, और अगर इनको एसिड दे दें तो ये बेस की तरह काम करेंगे। तो कुल मिला के पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे वो, आपके एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि वो एसिड की तरह भी काम करेंगे और बेस की तरह भी काम करेंगे। जनरली हमने क्या पढ़ रखा है कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन जो जिंक और एल्यूमिनियम है ये जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, कैसे ऑक्साइड्स होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। यानी कि एसिडिक भी हो सकते हैं ये और बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ZnO है। क्या ZnO एक जिंक का ऑक्साइड नहीं है, बताओ जरा। ZnO इज अ ऑक्साइड ऑफ जिंक। तो अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, NaOH, क्या डाल दें यहाँ पर हम, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जरा मेरे को सोच के बताओ कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस नहीं है? बिल्कुल, ये तो एक बेस है आपका, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। तो यानी कि जब जिंक ऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो ये हो गया आपका बेस। तो अब ये जिंक ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा, अब ये एक एसिड की तरह काम करेगा। कैसा करेगा, एक एसिड की तरह काम करेगा। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na2ZnO2 और साथ में निकल जाएगा वाटर। तो ये Na2ZnO2 जो है इसको बोलते हैं हम क्या, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम जिंकेट। ये को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे आप कि जब आपका जिंक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में निकल जाएगा वाटर। ऐसे अगर मैं ZnO को फिर दोबारा से ले लूं और ZnO को इस बार किसके साथ रिएक्शन करा दूं, HCl के साथ, तो HCl इज अ एसिड। ये तो हमें पता है HCl क्या है, इस बार एसिड है। और जब अब हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, अब ये करेगा एक बेस की तरह काम। किसकी तरह काम करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। और जब बेस की तरह काम करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2 और साथ में निकलवा देगा वाटर। क्या निकलवा देगा, वाटर। तो ठीक है, यहाँ पे आपने समझना, क्या समझना है कि जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे जिंक ऑक्साइड की तो वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एसिडिक, ठीक है। और जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो किसकी तरह काम करेगा, बेसिक, ठीक है। तो इसी वजह से इनको, इन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे इसका दूसरा भाई और है, और वो कौन है, वो है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जब अपना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3। अब जरा इसको और देख लेते हैं। जब Al2O3 के साथ NaOH डालेंगे, NaOH अभी बताया क्या है आपका, बेस।
और जब इसको बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा एक एसिडिक की तरह। किसकी तरह काम करेगा, आपका एसिडिक की तरह। और जब ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये बनाएगा आपका NaAlO2। क्या बनाएगा, NaAlO2, और साथ में निकल जाएगा वाटर, और इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ, तो ये किसकी तरह काम करने वाला है, अब एसिड की तरह काम करने वाला है। और जब एसिड की तरह काम करेगा ये क्या बना देगा फिर आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसे अगर मैं दोबारा से ले लूँ Al2O3 और इसको रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, HCl के साथ। अब इस बार HCl क्या है, आपका एसिड है, तो ये किसकी तरह काम करने वाला है, ये करेगा एक बेस की तरह काम। तो यानी कि इस बार ये कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस बार ये आपका बेसिक हो जाएगा। और जब ये बेसिक होगा तो ये बनाएगा AlCl3 और साथ में निकल आएगा वाटर। ठीक है ना। तो इस बार क्या हुआ, इस बार एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो किसकी तरह काम करने लगा, बेस की तरह काम करने लगा। इसी वजह से एल्यूमिनियम को भी और जिंक को भी हम क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों के दोनों बनाएंगे एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, जो एसिड के साथ बेस की तरह काम करे, बेस के साथ एसिड की तरह काम करे, तो इसलिए इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने ये पढ़ा है कि कोई तो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और कोई हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का और सबसे गंदा कंडक्टर कौन सा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिल्वर है Ag इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें लेड की, लेड बोले तो Pb। ठीक है ना। लेड ये कैसा है आपका, इज बैड कंडक्टर। किसके हैं दोनों बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। किसके हैं ये, आपके हीट के। तो सेकंड पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है हमारा हीट का, वो सिल्वर है, और सबसे गंदा कंडक्टर कौन सा है आपका, वो आपका लेड है। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि जो हमारा सोडियम होता है, जो हमारा सोडियम है, जो हमारा पोटेशियम है, ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको हल्का सा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का एलिमेंट कहीं से मिल जाए, चाहे पानी से मिले, चाहे हवा एटमॉस्फेयर से मिले, तो ये क्या करेंगे, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों तुरंत क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे, इनके इनके अंदर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम इनको ऐसी जगह रखें ताकि इनको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ना मिल सकें या ताकि इनका रिएक्शन ना हो सके। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन या फिर पेट्रोल में डुबो के क्यों रखते हैं। तो कैरोसिन और पोटेशियम, यानी कि सॉरी कैरोसिन कह रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम को जब हम कैरोसिन में डुबो के रखेंगे तो होगा क्या, उसका जो कांटेक्ट है हवा से, वो कांटेक्ट कट हो जाएगा और वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इज वेरी रिएक्टिव। कैसे होते हैं आपके, वेरी रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से ड्यू टू विच इसी वजह से क्या करा जाता है, दे कैप्ट किसमें, इन कैरोसिन। इसी वजह से हम इनको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन वगैरह में हम इनको डुबो के रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना बना सके और ये फर्दर प्रोसेस ना कर सके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वहीं पे कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन करते ही नहीं है, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। उनमें भी आपको नाम याद रखना है, दैट इज सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, कॉपर, प्लेटिनियम। ये चार एलिमेंट आपको ऐसे याद रखने हैं कि ये एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि आर लीस्ट रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं, आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम, ये कैसे होते हैं, आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा होगा, कॉपर के जो बर्तन होते हैं,
कॉपर के जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में वो हरे हरे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं हम क्या करते हैं, हम उसको लेमन यानी कि नींबू लेते हैं और उस नींबू से उसको साफ कर देते हैं, तो वो जो ग्रीन लेयर होती है वो हट जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब कॉपर आपका होगा तो वो कॉपर क्या कर लेगा, वो कॉपर अपने ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर जमा लेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या करेगा, वो कॉपर उसके साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना देगा, CuCO3 बना देगा, जो क्या होगा, जिस वजह से वो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगी, ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। जब हमें उसको साफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एसिड लगा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एक ऑक्साइड बनाता है। दैट ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कैसा होता है आपका, बेसिक होता है नेचर में। अगर हमें उस बेसिक नेचर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे एसिड देना पड़ेगा, और एसिड देने के लिए हम क्या करेंगे, हम नींबू लेंगे और उससे उसको साफ कर देंगे। तो क्या होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो कॉपर की वेसल्स होते हैं, कॉपर वेसल्स, कॉपर वेसल्स का मतलब जो कॉपर के बर्तन होते हैं, हम क्या करते हैं, आर टार्निश्ड का मतलब उनको साफ किया जाता है, उनको रगड़ा जाता है। टार्निश्ड किसके साथ, विद लेमन। क्यों, टू रिमूव द, क्या रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द ग्रीन लेयर, जो हरी लेयर जम जाती है, किसकी, ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, किसकी, कॉपर कार्बोनेट, यानी कि जो कॉपर कार्बोनेट की उसके ऊपर क्या चढ़ चुकी है, एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ चुकी है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं, उन कॉपर के बर्तन को जो हम साफ करते हैं, जो ग्रीन कलर की लेयर होती है, उस ग्रीन लेयर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एसिड का यूज करते हैं, दैट इज लेमन। तो हम जब उसको लेमन से साफ करेंगे तो क्या होगा, वो जो ग्रीन कलर की लेयर है वो हट जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, कि जब हमारा कॉपर था, वो कॉपर बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कॉपर कार्बोनेट बना देगा। क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट। और जो कॉपर कार्बोनेट होगा वो ग्रीन कलर की एक लेयर का रूप ले लेगी वहां पे, जिसको हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एसिड का यूज करना पड़ेगा, दैट एसिड इज नोन एज लेमन। आप लेमन की जगह कुछ और एसिड भी ले सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो उस कॉपर कार्बोनेट की लेयर को हटा देगा और वो बर्तन क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, याद रखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास ना एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर या एक्वा रेगिया। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्वा रेगिया। ध्यान रखना, एक्वा AQUAREGIA, एक्वा रेगिया भी होता है और इसका दूसरा नाम होता है रॉयल वाटर। इसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है। क्या किया हमने ना, एक लिया HCl और एक लिया HNO3। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड। और जब हमने इन दोनों को मिला दिया, किस रेशो में मिलाया, 3:1 में। किस में मिलाया, 3:1 में। 3:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉल्यूशन लिया HNO3 का, और HNO3 आपने कितना लिया, 25 ml लिया। कितना लिया आपने, 25 ml। तो आपको HCl कितना लेना है, आपको HCl लेना 3 गुना, यानी कि 75 ml। कितना लेना है आपको, 75 ml। ठीक है, तो आपको इस रेशो में लेना है कि जो HNO3 है वो 1 के रेशो में आए और HCl क्या है, 3 के रेशो में, यानी कि 3 गुना HCl लेना है आपको, जो भी आप HNO3 की क्वांटिटी लोगे। और जब इन दोनों को आपस में मिला दोगे, जब इन दोनों को क्या कर दोगे, आपस में मिला दोगे, तो एक सोल्यूशन तैयार होगा, एंड दैट सोल्यूशन इज नोन एज एक्वा रेगिया। ये क्या होता है आपका, एक्वा रेगिया। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम रॉयल वाटर। तो क्या हुआ एक्वा रेगिया, कुछ नहीं है। एक्वा रेगिया सिंपल आपका 2 एसिड का सोल्यूशन है। कौन से 2 एसिड का सोल्यूशन है, एक HCl का और एक HNO3 का। जब HCl और HNO3 को हम किस रेशो में लेंगे, 3:1 में लेंगे, यानी कि 3 मोल तो लेंगे हम किसके, HCl के, और 1 लेगा हम किसके, HNO3 के। तो जो सोल्यूशन हमारा तैयार होगा, दैट सोल्यूशन इज नोन एज एक्वा रेगिया, या फिर बोल सकता है रॉयल वाटर। याद रहेगा। अब ये काम क्या करता है, जैसे ही हम इसको गोल्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये गोल्ड को क्या कर लेगा,
गोल्ड को अपने अंदर संभालेगा, यानी कि गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है ये और गोल्ड को अपने अंदर क्या कर लेता है, सेटल डाउन कर लेता है, अपने अंदर उसको बिठा लेता है। तो होता क्या है, आपने सुना होगा क्या कि जो गोल्ड स्मिथ होता है, आपने देखा है गोल्ड की चैन हो, अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ सुनार की दुकान पर जाओ तो वो एक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो क्या करता है कि हाँ भाई आपकी जो चैन है वो चमक गई, लेकिन चमक तो जाएगी वो आपकी, लेकिन आपके वो गोल्ड की चैन का वजन क्या हो चुका होगा, पहले के मुकाबले कम हो चुका होगा। क्यों ऐसा, क्यों कि जो गोल्ड की चैन है जैसे ही आपने उस सोल्यूशन के अंदर डाला, किस सोल्यूशन के अंदर डाला, एक्वा रेगे के अंदर डाला, तो उसने गोल्ड की जो बाहर की लेयर थी उसके साथ रिएक्शन करके उसको अपने अंदर सेटल डाउन कर लिया और एक नई लेयर बाहर निकल के आई गोल्ड की, तो जिस वजह से वो आपको क्या लग रहा है, चमकता हुआ लग रहा है। लेकिन चमक तो गया, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो गई, उस सोल्यूशन के अंदर घुल गई। वो बाद में क्या करेगा, बाद में उसको वहां से निकाल लेगा और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक्वा रेगे क्या होता है, एक्वा रेगे भी बोल सकते हैं और रॉयल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या है ये आपका, ये एक मिक्सचर है। क्या है ये आपका, इज मिक्सचर, इज मिक्सचर किसका, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का किस रेशो में, इन 3:1। किस रेशो में है, इन 3:1 में, जो क्या कर सकता है, विच कैन डिजॉल्व गोल्ड, जो क्या कर सकता है, गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। ध्यान रहेगा। तो ये क्या होता है, एक्वा रेगे हमारा एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, दो चीज मिली हुई है, एक HCl और एक HNO3। और HCl HNO3 क्या होते हैं, 3:1 में डिवाइड, मतलब मिले हुए होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो गोल्ड को अपने अंदर समा सकते हैं, अपने अंदर घोल सकते हैं। इसीलिए गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, इस एक्वा रेगे का यूज करते हैं। तो अगर आपको आगे से कोई चीज ऐसी दिखती है तो आपको क्या रहना है, सतर्क रहना भाई। जब भी तो फर्क होता है एक पढ़े लिखे बंदे में और एक बिना पढ़े लिखे बंदे में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपको पता है कि एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम उसके बर्तन बनवा लेते हैं। कहते हैं ना कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई है या एल्यूमिनियम की टंकी है, या इस तरह से हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का बर्तन है। तो एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को बर्तनों में यूज़ कर रहे हैं। वो तो नुकसान देना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि वो हम एल्यूमिनियम को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब एल्यूमिनियम आप यूज़ करते हो तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसके लेयर को हम बोलते हैं Al2O3। क्या होती है आपकी Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सी लेयर बनाई उसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर इसने बनाई है, ये क्या काम करेगी, ये एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्शन करने से रोक देगी। यानी कि कुछ इस तरह से हुआ, सपोज करो ये एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो इस एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर क्या जम गई, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जम गई। अब क्या होगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होगी, ये ऑक्सीजन को फर्दर रिएक्शन करने से रोक देगी, यानी कि अब फर्दर रिएक्शन उसको नहीं होने देगा। इसीलिए क्या करता है, एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में यूज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको एज इट इज याद रखना है। क्या कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो इतना रिएक्टिव होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, बर्तन बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक लेयर बना लेता है, दैट लेयर इज नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो फर्दर रिएक्शन करने से उसको रोक लेती है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, येट फिर भी इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको बर्तन बनाने में यूज कर लेते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स ए थिन लेयर, ऑफ किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। वो क्या करेगी, विच प्रिवेंट फर्दर कोरोजन।
जो आगे के कोरोजन को क्या कर देगी, रोक देगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम के बर्तनों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होने के बाद भी हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट इट्स फर्दर कोरोजन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फर्दर कोरोजन होने से उसको बचा लेता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर यहाँ तक ये पॉइंट्स आपको सिंपली ऐसे के ऐसे एज इट इज आपको क्या रखना है, याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को करने से आपका होगा क्या, इन पॉइंट्स से करने से आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वे भी कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया, लगता है आपको वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।